वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड सीखनी है तो आप खुले माइंड से शॉर्ट हैंड सीखिए। हमको एक लक्ष्य साध कर आगे बढ़ना होता है, लेकिन उस लक्ष्य को आप अपने से चिपकाइए नहीं। आप कहेंगे कि मैं एसएससी पास करना चाहता हूँ, उसकी लाइन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ एसएससी पे फोकस करके शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जो रूल्स हैं उनको आप कैसे याद कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। अब आप या कोई भी एसएससी स्टेनो के लिए तैयारी कर रहा है, उस पर लगा हुआ है, और यदि वो किसी और छोटी सी वैकेंसी में पास नहीं हो सकेगा तो एसएससी में कैसे हो सकेगा। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं क्लास में कि हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। अब जो स्पीड बढ़ाने के टिप्स मैं उनको देता हूँ, उसको तो वो अच्छी तरह अपना लेते हैं, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो उनको बहुत भारी पड़ती हैं। देखिए, आप किसी बात को कितने छोटे फॉर्म में कह सकते हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अब क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पीएचडी किया या एमबीबीएस करते करते आप स्टेनो में घुस रहे हैं। क्वालिफिकेशन ये है कि पिटमैन शॉर्ट हैंड के सारे रूल्स आपको याद हैं, हर स्टेप आपने सीखा हुआ है। अब जितना आप छोटा लिखेंगे उतनी टाइम की बचत होगी। अब छोटा लिखने का ये मतलब नहीं है कि एक पॉइंट छोटी सी लाइन डालते हुए आप लिख रहे हैं तो आप छोटा लिख रहे हैं। छोटा लिखने का मतलब होता है शॉर्टकट्स यूज़ करना। अब शॉर्टकट वो नहीं है कि आप मेन सड़क से नहीं गए और एक ग्राउंड में जंगल में पगडंडी जा रही है उस पर निकल गए और आप अगले मोड़ से आगे पहुंच गए, आपने रेस पास कर ली। शॉर्टकट का मतलब ये है कि आपको ग्रामोलॉग आने चाहिए, फ्रेजियोग्राफी आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस आने चाहिए। ठीक है, और कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ग्रामर के ज़्यादातर जिनको ना लिखकर भी लिखा हुआ ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन पे बहुत ध्यान देना है, फ्रेजियोग्राफी पे बहुत ध्यान देना है। अब स्टेनोग्राफी क्या है? स्टेनोग्राफी को कहते हैं फोनोग्राफी। आपने सुना है ना, फोनोग्राफी। फ़ोन ये नहीं है टेलीफोन, फोनोग्राफी है साउंड को लिखना, आवाज़ को लिखना। तो इसके लिए आपको वावल लगाने पड़ते हैं। अब पिटमैन जी ने वावल प्लेस की तरह ही हमें ये भी सिखाया कि किसी आउटलाइन को फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे लिख के फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप आउटलाइन को पोजीशन के हिसाब से लिखते हैं तो आपको वावल लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको सारे वावल
छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि जो इनिशियल वावल होंगे उनको आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनिशियल वावल से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ई लिखा तो एसेंशियल हो सकता है। अब आपको एसेंशियल पढ़ रहे हैं, ई लिखा नहीं है, तो एसेंशियल आप नहीं लिख सकते। अब प्लेस ऑफ वावल फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ऐसे ही जब हम किसी कॉन्सोनेंट को लाइन से टच नहीं होने देते तो वो फर्स्ट पोजीशन होती है। जब हम किसी कॉन्सोनेंट को लाइन पे टच कर देते हैं तो वो सेकंड पोजीशन होती है। और जब हम लाइन के थ्रू यानी कि लाइन काटते हुए कॉन्सोनेंट को लिखते हैं तो वो थर्ड प्लेस वावल हो जाता है। अब ये पोजीशन जो है उस वावल पे डिपेंड करती है, वो सबसे पहले आएगा। अगर सबसे पहले थर्ड प्लेस वावल आ रहा है, उसके बाद दूसरे आ रहे हैं, तो आपको आउटलाइन थर्ड प्लेस पे लिखनी पड़ेगी पोजीशन पे। तो इससे आपको वावल लगाने के टाइम की बचत हो जाएगी। आपको ग्रामोलॉग आने चाहिए। ग्रामोलॉग जो है छोटे से साइन से आप एक वर्ड लिख सकते हैं, तो आपको ग्रामोलॉग भी आने चाहिए। उसके बाद आपको फ्रेजियोग्राफी आनी चाहिए। फ्रेजियोग्राफी का मतलब क्या है? किसी सेंटेंस के छोटे से पार्ट को जो ग्रामेटिकली फुल फॉर्म में नहीं है, जो आभास देता है लेकिन उसमें हमें समझ नहीं आता, तो वो फ्रेज कहलाता है। आपने ग्रामर में पढ़ा है क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, तो ये फ्रेजियोग्राफी है। और फ्रेजियोग्राफी में क्या है? जैसे आई विल गो, आगे हम लिखेंगे टू दिल्ली टुमारो, तो आपने ये नहीं लिखा, आपने लिखा आई विल गो। तो आई के साथ विल जोड़ के लिखिए और विल के साथ गो लिख दीजिए, तो पेंसिल उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट। ठीक है, इसको आपने ग्रामोलॉग को, फ्रेजियोग्राफी को बहुत याद करना है। अब कॉन्ट्रैक्शंस है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि कई जगह पी को नहीं लिखा जाता है, पीठ को नहीं लिखा जाता, या किसी और कंसोनेंट को नहीं लिखा जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। किसी चीज़ को रटने का काम नहीं है शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस का काम है। आप बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई वर्ड को याद कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपने कॉपी रजिस्टर पे पेंसिल के द्वारा उस आउटलाइन को बार बार बनाना है। अब कितनी बार बनाना है ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा बार बनाएंगे तो आप ज़्यादा कामयाबी से आगे बढ़ेंगे। आप कम बनाएंगे तो कम प्रैक्टिस होगी। शॉर्ट एंड प्रैक्टिस की ही चीज़ है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए, आपकी स्पीड ज़रूर बनेगी। और आप पेन यूज़ नहीं करके पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपको लाइट एंड डार्क स्ट्रोक से लिखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियल हुक या कोई अटैचमेंट है, तो उसके बाद जो एंड में फाइनल हुक लगते हैं या शन का हुक लगता है, STR या सर्कल एस या कुछ भी लगता है, तो उस इनिशियल अटैचमेंट के अपोजिट साइड लगता है। या क्यों लगता है ये आपको पता है? इसलिए कि हम जब ऊपर से हाथ मुड़ के आता है तो आगे भी वो मुड़ने की तैयारी में रहता है, लेकिन जब हम
फाइनल हुक या अटैचमेंट को उसके अपोजिट साइड लगाएंगे तो हम स्ट्रेट, अब टी है उसको आप स्ट्रेट बना पाएंगे, नहीं तो वो इथ दी या एस जी बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि बड़े बन जाएगा, लेकिन बन सकता है। तो सकने वाला जो काम है ना, वो शक वाला होता है कि ना जाने क्या होगा। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाना चाहेंगे। आपकी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहने को, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट होते हैं, वो जितने डाउट हैं मुझे बहुत क्लियरली समझ आते हैं और याद भी हैं, क्योंकि मेरे पास दिन भर स्टूडेंट्स के बैच चलते हैं। बैच का मतलब ये नहीं है कि 1000 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट को भी मैं अपना बैच मानता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में वो स्टूडेंट है तो उस घंटे का बैच वही है। अब उसके साथ ही दूसरा आ जाता है तो उसको उस बैच में तब इंक्लूड करता हूँ जब वो पहले वाले स्टूडेंट के आसपास ही पहुँचा हो। अगर वो बहुत आगे है या बहुत पीछे है तो उसे मैं सलाह देता हूँ कि तुम चाहो तो इतने बजे वाले बैच में आओ। ठीक है, अब मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये एक यूनिवर्सल वीडियोस है, कोई भी यूज़ कर सकता है। जिस जगह भी इंग्लिश की शॉर्ट एंड सीखी जाएगी मेरे वीडियो काम से आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। लेकिन कैप्शन वाला आजकल यूट्यूब इंग्लिश में भी दे देता है। तो आपको जिस चीज़ का भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट के द्वारा कि मैं आपके लिए और क्या वीडियो लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस ही आपको पेपरों में सेलेक्ट कर पाएगी। आप एसएससी के चक्कर में दूसरे वैकेंसी जैसे सरकारी गवर्नमेंट सर्विस की है, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की हो, रेलवे की हो, पार्लियामेंट की हो, कोर्ट की हो, कृपा करके उसे छोड़िएगा नहीं। और यदि आप उधर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको उस एग्जामिनेशन में अपीयर होना आपको एक्सपीरियंस से ओत-प्रोत कर देगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते चलते मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि अचानक ख्याल आया कि अगले वीडियो में बताना पड़ेगा। तो आपने सुना कि मैंने बताया आपको कि वावल छोड़ने के लिए आउटलाइन को पोजीशन पे लिखा जाता है। अब पोजीशन मैंने क्या बताई, बिना लाइन टच किए फर्स्ट पोजीशन, लाइन टच करके सेकंड पोजीशन, और लाइन के थ्रू यानी कि उसको काट के लिखने में थर्ड पोजीशन हो जाती है। तो पा की आउटलाइन बिना लाइन टच करे बनेगी, मे की लाइन को टच करके बनेगी क्योंकि ए सेकंड वावल है, पा में वी थर्ड पोजीशन की है, ई वावल आ रहा है तो लाइन काट के। अब ये जो पोजीशन है ये अप्लाई करती है स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लिए, जैसे PBTD, JJ, ठीक है। ऐसी FB, ITHD, SB, ISHD, ठीक है। उसके बाद वे ये H अप H डाउन, L अप L डाउन, R अप R डाउन, ये स्ट्रोक जो है
जो कि खड़े हुए हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उसको अप्लाई करेगी। लेकिन के एम एन इंग ये हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, यानी कि ये लाइन पे लेटे हुए हैं। तो अभी आप फर्स्ट पोजीशन पे, अभी के को आप फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे तो वो हवा में बन जाएगा। के को आप लाइन टच करके लिख देंगे तो सेकंड प्लेस हो जाएगी। लेकिन अब थर्ड प्लेस को लाइन काट के कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए तो आपको उस लाइन को छोड़ के नीचे लिखना पड़ेगा, उस लाइन के नीचे, तो वो उस लाइन का रहेगा ही नहीं। तो इसलिए जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक है के गे एम एन इंग, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस भी ऑन द लाइन ही है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। किसी किस्म का डाउट हो, अब मुझे डाउट हुआ कि मैंने आपको बताया नहीं तो मैंने अब बता दिया आपको, इसलिए आप भी जो भी आपकी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे बताइए, उसका वीडियो मैं लाऊंगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।